या प्रत्यक्ष नहीं अनुमेय है। ननु ज्ञानाद् भिन्न कालस्यार्थस्य ग्राह्यत्वम् अनुपपन्नमिति चेत् तदनुपन्नम् इन्द्रिये सन्निकृष्टस्य विषयस्योत्पाद्ये ज्ञाने स्वाकार समर्पकतया समर्पितेन चाकारेण तस्यार्थस्य नुमेयतोपत्तेः अतएव परयनुयोगपरिहारो समग्राहिषाताम् भिन्नकालं कथं ग्राह्यमिति चेद्ग्राह्यतां विदुः हेतुत्वमेव च व्यक्तेर्ज्ञानाकारापणक्षमम् इति। कोई यह आशंका कर सकता है कि ज्ञान से अर्थ का काल भिन्न है, अतएव ज्ञान के द्वारा विषय का ग्रहण असंभव है। सभी पदार्थ क्षणिक हैं, अतः ज्ञान भी क्षणिक, विषय भी क्षणिक। ज्ञान के समय के अर्थ का ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि विषय कार्य है, ज्ञान कारण। कार्य कारण एक साथ उत्पन्न नहीं होते। यदि पूर्वापर के क्रम से होते हैं, तब जिस क्षण में ज्ञान है उस क्षण में विषय नहीं। जब विषय है तो उस क्षण में ज्ञान नहीं। इसलिए दोनों में संबंध ही नहीं होगा। यह समस्या विज्ञानवादियों के समक्ष भी थी। उसका हल दूसरे प्रकार से ही नहीं, उन्होंने किया था। यह आशंका युक्त नहीं है। विषय का प्रथम क्षण में इंद्रिय से सन्निकर्ष संबंध होता है, इससे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। उसी ज्ञान में वह पहला विषय अपने आकार का समर्पण कर देता है। द्वितीय क्षण में इसी समर्पित किए हुए आकार से उस पहले अर्थ का अनुमान कर लेते हैं। अब तो सिद्ध हुआ, इसे यो समझे। घटादि विषय एक क्षण में नष्ट होकर अपने अर्थ क्रियाकारित्व के बल से दूसरे क्षण में अपने आकार के सदृश दूसरे घट को उत्पन्न करता है। पूर्व क्षण वाला वह घट ही इंद्रिय के साथ मिलकर अपने दूसरे क्षण में अपने आकार के सदृश स्वरूप वाले ज्ञान को भी उत्पन्न करता है। अब इस ज्ञान स्वरूप के द्वारा अपने कारण पूर्व क्षण वाले घट का अनुमान किया जाता है। इस प्रकार विषय ज्ञान ग्राह्य बनता है, किंतु वह अनुमेय हो जाता है। इसलिए इस विषय में प्रश्न और उत्तर का संग्रह किया गया है। यदि प्रश्न
हो कि भिन्न काल वाली वस्तु का ग्रहण कैसे होगा, तो उत्तर है कि घटादि पदार्थ के ज्ञानाकार को अर्पित करने में समर्थ हेतु को ही लोग ग्राह्य समझते हैं। घट के ज्ञान में अपने आकार के समान आकार उत्पन्न करने की जो शक्ति है वही हेतु है जिसे हम ग्रहण करते हैं। तथा च यथा पुष्टया भोजनम अनुमीयते यथा च भास्यादेशः यथा वा संभ्रमेन अस्नेहः तथा ज्ञानाकारेण ज्ञेयम् अनुमेयं तदुक्तम्। अर्थेन घटयत्येनां नहि मुक्त्वार्थरूपताम् तस्मात् प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता इति। तब जिस तरह पोषणा भरा हुआ शरीर देखकर भोजन का अनुमान होता है, भाषा से देश का अथवा आदर से प्रेम का, उसी तरह ज्ञानाकार से ज्ञेय पदार्थ का अनुमान करना चाहिए। वह कहा भी है, इस ज्ञान को ज्ञाता जो अर्थ के साथ मिलाता है वह उस ज्ञान से अर्थाकार अपने आकार के समान आकार को हटाकर नहीं मिलाता बल्कि संयुक्त करके ही। इसलिए ज्ञान संविद का मेय रूप या विषय के रूप में होना ही विषय के ज्ञान प्रमेय विषय अधिगति ज्ञान का प्रमाण है। विषयों का ज्ञान इसलिए होता है कि बुद्धि विषयों के आकार के समान ही आकार ग्रहण करती है। आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान। न हि वित्ति सत्तैव तद्वेदना युक्ता तस्याः सर्वत्र विशेषात् तां तु सारूप्यमाविशत् स्वरूपयितुं घटेदिति च तथा बाह्यार्थ सद्भावे प्रयोगः। ये यस्मिन् सत्यपि कादाचित् कास्ते सर्वे तदतिरिक्त सापेक्षा यथा अभिवक्षते और जिगमिषति मयि वचन गमन प्रतिभाषा विवक्षु जिगमिषु पुरुषान्तर संतान सापेक्षा तथा च विवादाध्यासिता प्रवृत्ति प्रत्यया सत्य लय विज्ञाने कदाचिदेव नीलाद्युल्लेखिन इति। यह नहीं कह सकते कि ज्ञान की सत्ता ही उन विषयों का ज्ञान है
क्योंकि ऐसा करने पर ज्ञान वृत्ति सर्वत्र एक सा हो जाएगा। चूँकि ज्ञान की सर्वत्र सत्ता है, इसलिए घट ज्ञान तद वेदना और पट ज्ञान में अंतर नहीं होगा। अतः वृत्ति की सत्ता और विषय वेदना दोनों भिन्न है, लेकिन सारूप्य विषयों की समानाकारता ही उस वृत्ति या ज्ञान में प्रविष्ट होकर उस ज्ञान को स्वरूप विषय के आकार के समान आकार युक्त करने के लिए विषय के साथ संयुक्त करता है। यदि दोनों एक होते तो स्वरूप बनाने की अपेक्षा ही नहीं होती। बाह्यार्थ की सत्ता के लिए एक प्रयोग यह है जो जिस कारण जैसे बीज के रहने पर भी कभी कभी अंकुर उत्पन्न होते हैं, कभी नहीं होते हैं। जैसे कोठी में रखे बीज अंकुर नहीं उत्पन्न करते, वे सभी कार्य उस विशिष्ट कारण के अतिरिक्त अन्य पदार्थों या अन्य कारणों जैसे मिट्टी, जल, वायु के साथ संबद्ध है। उदाहरण के लिए, जब मैं बोलना या जाना नहीं चाहता हूँ, कभी बोलता हूँ, कभी नहीं, कभी जाता हूँ, कभी नहीं, तब वचन या गमन की जो भी प्रतीतियाँ प्रतिभास होगी, वे दूसरे पुरुषों के समूह के विषय में सापेक्ष है। जो पुरुष बोलने और जानने के अभिलाषी रहते होंगे, उसी प्रकार प्रस्तुत प्रसंग के अंतर्गत आए हुए प्रवृत्ति के प्रत्यय क्रियाशीलता की प्रतीतियाँ प्रवृत्ति विज्ञान, आलय विज्ञान, आत्मा ज्ञाता के रहने पर भी कभी कभी ही नीलादि पदार्थों के रूप में व्यक्त होते हैं। आशय यह है कि नीलादि के रूप में व्यक्त होने वाले बाह्य पदार्थ घट, पट आदि के विषय में अयम घटः, अयम पटः आदि प्रवृत्तियों विषयों की प्रतीति होती है। ये ही प्रवृत्ति प्रत्यय या प्रवृत्ति विज्ञान कहलाते हैं। इसका ज्ञाता अहम के रूप में व्यक्त आलय विज्ञान है। आलय विज्ञान के साथ ये कभी कभी रहते हैं। कदाचित है बीजांकुर के समान, इसलिए आलय विज्ञान अतिरिक्त बाह्य पदार्थों की सिद्धि होती है। विशेष आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान वस्तुतः विज्ञानवादियों के सिद्धांत हैं। इसका प्रयोग सौत्रांतिक लोग उन्हीं के सिद्धांत का खंडन करने के लिए करते हैं। योगाचार लोग अद्वैतवादी हैं,
शुद्ध विज्ञान प्रत्यय, चैतन्य या चित्त को ही एकमात्र सत्ता मानते हैं। यद्यपि बुद्धि एक रूपा ही है, परंतु अनादि वासना के कारण प्रतीत होने वाले इसके विभिन्न स्वरूपों को कौन रोक सकता है। ग्राहक ग्रहण, वेदक वेदन की त्रितयी अविच्छिन्न है। विज्ञानवादी बौद्ध अवस्था के भेद से चित्त विज्ञान के दो भेद करते हैं, आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान। आलय विज्ञान धर्मों के बीजों का स्थान है। ये धर्म बीज के रूप में यहाँ संवेद रहते हैं और विज्ञान के रूप में बाहर निकलकर जगत के व्यवहार का निर्वाह करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का उपचेतन मन प्रायः वैसा ही है। लंकावतार सूत्र में आलय विज्ञान को समुद्र के समान कहा है। जिस प्रकार समुद्र में वायु प्रेरित तरंगें उठती रहती है, कभी विराम नहीं लेती, उसी प्रकार आलय विज्ञान में भी बाह्य विषयों के झकोरों की चित्र विचित्र विज्ञान रूपी तरंगे उठती है। ये कभी भी नष्ट नहीं होती। आलय विज्ञान समुद्र है, विषय पवन है तथा विज्ञान 7 प्रकार के प्रवृत्ति विज्ञान तरंगे हैं। तरंगा उदधेर यद बत पवन प्रत्ययेरिता नित्यमाना प्रवर्तन्ते विच्छेदनो वर्तते। आलयोधस्तथा नित्यं विषय पवनेरितः चित्रैस्तरंग विज्ञानैः नित्यमानः प्रवर्तते। इससे स्पष्ट है कि प्रवृत्ति विज्ञान भी इसमें डूबते उतराते हैं। दूसरी ओर प्रवृत्ति विज्ञान क्रियाशील चित्त है, जिससे विषयों की प्रतीति होती है। यह आत्मा के समान नहीं है, किंतु आलय विज्ञान से ही उत्पन्न होता है और उसी में विलीन हो जाता है। इसके 7 भेद है: चक्षुर विज्ञान, श्रोत्र विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान और क्लिष्ट मनोविज्ञान। इन सबों का विवेचन इतने सूक्ष्म ढंग से बौद्धों ने किया है कि आधुनिक मनोविज्ञान को भी इनके समक्ष नतमस्तक हो जाना पड़ेगा। इन पर प्रकाश डालने के लिए पर्याप्त अनुसंधान और
अध्यवसाय की अपेक्षा है। विद्वानों के सत प्रयास से यह संभव है। विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि में इनका सम्यक विवेचन है। तत्रालय विज्ञानम नामा हमास्पदम विज्ञानम नीलाद्युल्लेखि च विज्ञानम प्रवृत्ति विज्ञानम यथोक्तम। तत्स्यात् दालय विज्ञानम यद भवेद दहमास्पदम तस्यात् प्रवृत्ति विज्ञानम यन्नीलादिक मुल्लिखेत इति। तस्माद् आलय विज्ञान संतानातिरिक्तः कदाचित् तत् प्रवृत्ति विज्ञान हेतुर्बाह्यो अर्थो ग्राह्य एव न वासना परिपाक प्रत्यय कदाचित् कत्वात् कदाचिद् उत्पाद इति वेदितव्यम्। उनमें आलय विज्ञान वह चैतन्य बुद्धि है जो अहम का स्थान है, अहम के आकार में है। नीलादि पदार्थों को व्यक्त करने वाला इदम से संबद्ध विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान है। जैसा कि कहा गया है वह आलय विज्ञान है जो आत्मा का स्थान है, और वह प्रवृत्ति विज्ञान है जो नीलादि पदार्थों को अभिव्यक्त करता है। इसलिए आलय विज्ञान के संतान प्रवाह, क्योंकि सब कुछ क्षणिक है, अतः उनका प्रवाह ही संभव है। के अतिरिक्त कभी कभी होने वाले प्रवृत्ति विज्ञान का कारण घटादि बाह्य पदार्थ है, अतः उसे तो ग्रहण करना ही होगा। ऐसा न समझे कि वासना के परिणाम की प्रतीति कभी कभी होती है, इसलिए बाह्यार्थ भी कभी कभी ही उत्पन्न होगा। विज्ञानवादियों के मत से ही वासना के परिणाम की प्रतीति सदा ही होती है। उसे कभी कभी होना सिद्ध करने के लिए कोई साधन या हेतु नहीं है। इसे ही अब स्पष्ट किया जाएगा।